अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की एक उत्कृष्ट लर्निंग के साथ पुनः उपस्थित हैं। आज की हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम हैं। आज सामाजिक विज्ञान के 8वीं के अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की चर्चा हम प्रारंभ करें, इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम एवं विषय के जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के अपने स्लोगन के साथ आइए सामाजिक विज्ञान विषय की ये महत्वपूर्ण लर्निंग हम प्रारंभ करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हैं। पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। इस पाठ में बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो किए, वो कौन-कौन से आंदोलन थे और उन आंदोलनों को करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने कैसे उन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया, कैसे कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई। उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारी भारतीय जो लोग थे वो पीछे नहीं हटे और अंततः भारत को स्वतंत्र करा के ही उन्होंने अपनी विजय घोषित की। ठीक है, तो पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि गांधी जी का राजनीति में किस प्रकार प्रवेश हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया और धीरे धीरे उन्होंने कई आंदोलन किए और देश को स्वतंत्र कराने में अहिंसा का साथ देते हुए भारत को स्वतंत्र भी कराया। तो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश नवीन युग के आगमन का सूचक था। मतलब गांधी जी ने जब राजनीति में प्रवेश किया तो एक नए युग का आगमन माना जाता है। 1919 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप दिया। इसके बाद उनके नेतृत्व में अनेक आंदोलन किए गए। कौन कौन से आंदोलन किए गए ये अपन इस पाठ में आगे पढ़ने वाले हैं। तो गांधी जी ने कई आंदोलन किए और उन आंदोलनों में हमारे भारतीय और क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। एक एक्ट बना बच्चों जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट जो था वो था कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, है ना। वो कमेटी ने क्या किया कि 1918 ईस्वी में उन्होंने उस कमेटी को ये कहा कि आप एक अपनी रिपोर्ट बनाए। उस कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए कि केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक पारित किए जाएं और वो विधेयक ये थे कि जब ये एक्ट उसी विधेयक का एक एक्ट था रूलेट एक्ट। वो रूलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उसका विरोध हमारे भारतीयों ने बहुत किया, बहुत अधिक इस एक्ट का विरोध किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 8 मार्च 1919 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया। अब ये एक्ट क्या था? इस एक्ट का जो मतलब क्या था ये एक्ट कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमे में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने का उद्देश्य था इस एक्ट का। मतलब क्रांतिकारी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके मुकदमे में जल्दी सुनवाई हो जाएगी और वो उस सुनवाई के खिलाफ अपील भी
नहीं कर सकते हैं। ये इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर उस पर संदेह है कि ये क्रांतिकारी है, तो उसे पकड़ लिया जाएगा। भले ही वो क्रांतिकारी हो या ना हो, राजद्रोह का उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बंदी बना लिया जाएगा। सरकार को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति की, चाहे वो संदेह के रूप में ही हो, उसकी तलाशी लेने का एवं गिरफ्तार करने का अधिकार भी इनको सरकार को दे दिया गया इस एक्ट के तहत, है ना। जिसके और जब उनको पकड़ लिया जाएगा तो वो जो भी निर्णय देगा ये एक्ट, उस एक्ट के खिलाफ वो क्रांतिकारी कोई अपील भी नहीं कर सकता। इनके अन्य कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया, है ना। इस एक्ट के विरोध में पूरे देश में, पूरे भारत में एक दिन का अवकाश, उपवास और रखा गया। दुकानें बंद कर दी गई, हड़तालें हुई, लेकिन फिर भी ये एक्ट लागू कर दिया गया। सरकार ने भी इस एक्ट को जितना विरोध हुआ उसको दबाने के लिए बहुत अधिक दमनकारी नीतियां अपनाई। अतः 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब ये जो एक्ट था ये पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों के दमन के रूप में लगाया गया। इसके बाद ये एक्ट हो गया। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जिसे हम जलियांवाला बाग का नाम से जानते हैं, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाई और निहत्थे और शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला, हजारों लोगों को घायल किया और कई लोग मारे भी गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी तथा अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब गांधी जी और जो अन्य नेता थे वो पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर जब उन्हें वहां घुसने की अनुमति नहीं थी कि वो पंजाब में नहीं जा सकते हैं, तो वहां के जो लोग थे उनका गुस्सा बढ़ गया। मतलब उन्हें गुस्सा आया कि क्यों नहीं आ सकते गांधी जी हमारे पंजाब में। तो जब उनको वहां घुसने नहीं मिला तो वहां पर वहां के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया और ये गुस्सा तब और बढ़ा जब दो लोकप्रिय नेता, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को बिना वजह वहां के डिप्टी कमिश्नर ने बंदी बना लिया। मतलब उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में पंजाब की जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, है ना, कि कोई विरोध नहीं करेंगे, हम कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। उनको क्यों गिरफ्तार किया, इसके विरोध में हम एक शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे और उन्होंने एक जुलूस निकाला। इस जुलूस को पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। मतलब जहां से जुलूस शुरू हुआ वहीं पर उसको रोक लिया गया। लेकिन जुलूस को रोकने में जब पुलिस सफल नहीं हुई तो उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया गया कि अब जब जनता रुक नहीं रही है, मान नहीं रही है, तो सरकार ने पुलिस को कहा कि तुम उन पर गोली चला दो। जब वहां से पुलिस ने गोली चलाई तो जब वहां की जनता थी जो शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस का निकाल रही थी, वो भी उग्र हो गई। जनता भी भड़क गई और उन्होंने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब इस तोड़फोड़ से और इस उग्र रूप से अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन, एक सैन्य अधिकारी थे उस समय,
जनरल ओ डायर को सौंप दिया कि अब तुम इस प्रांत की व्यवस्था को देखोगे, है ना? अब जब जनरल डायर के पास ये प्रशासन व्यवस्था गई, तो जनरल डायर ने क्या किया कि सभा और आयोजनों पर रोक लगा दी कि कोई भी सभा और कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी सूचना आम जनता को नहीं दी गई कि आप अब कोई भी सभा और आयोजन नहीं करेंगे। जब जनता को ये पता ही नहीं था तो वो क्या करते बेचारे, उन्होंने एक सभा का आयोजन कर लिया। कब? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे के करीब जो जलियांवाला बाग है, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, उसमें एक सभा का आयोजन किया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ठीक। अब जनरल डायर ने क्या किया, उसको सूचना मिली कि वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्योहार की तैयारी में वहां पर एकत्र हुए थे। तो जनरल डायर ने जो किया वो ये साबित करता है बच्चों कि किस प्रकार अंग्रेज जो थे वो भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार करते थे और कितनी घिनौनी दमनकारी उनकी नीति थी। तो जनरल डायर ने क्या किया, लगभग 400 सैनिकों के साथ जो हथियारों से लैस थे, उनके साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, है ना? तो कितनी क्रूर नीति थी अंग्रेजों की। तो जब तक जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया कि जब तक तुम्हारे पास गोलियां खत्म ना हो, इन निहत्थे और बेजुबान बेचारे जो अपनी शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, इन पर तब तक गोलियां चलाओ जब तक कि गोलियां खत्म ना हो जाए। इससे क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस हत्याकांड की जांच के लिए बच्चों कई आयोग बनाए गए। इस घटना के बाद जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य ने एक रक्षक माना। क्या माना? ये हमारी सरकार का रक्षक है। जनरल डायर को उसके पद से हटा तो दिया गया, पर उसके कार्य की निंदा नहीं की गई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जनरल डायर ने ये अच्छा काम नहीं किया है। उसके सम्मान के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे एक तलवार और बहुत सारा धन भी दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम्हें ये पारितोषिक दिया जाता है। इस हत्याकांड के बाद 1919 से 1922 तक तो आंदोलनों की बाढ़ आ गई कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो बहुत भड़क गए और इसके बाद इतने आंदोलन हुए कि आंदोलनों की बाढ़ सी लग गई। अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन जो थे, उसमें से दो आंदोलन जो हैं, वो सबसे पहला खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। उसमें ये दो आंदोलन जो थे ये महत्वपूर्ण है। पहला है खिलाफत आंदोलन, खिलाफ हो जाना, है ना? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन बच्चों मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का इसमें गठन किया गया। क्यों किया गया कि इस समिति में जो खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया गया था। तो उनका विरोध और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी ब्रिटिश सरकार, तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन किया गया था। इसमें जो समिति के जो सदस्य थे, इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद जैसे नेता शामिल थे। इस खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। इस आंदोलन में गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। ये खिलाफत आंदोलन इस प्रकार किया गया। इसके बाद गांधी जी का आता है असहयोग आंदोलन। जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया, तब सहयोग किया।
पर जब विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों का जो रवैया था वो भारतीयों के साथ वैसा ही था जैसा कि रहता है। तो क्या हुआ कि जब असहयोग आंदोलन इसीलिए किया गया कि जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं की गई, हमारा साथ नहीं दिया अंग्रेज सरकार ने, तो वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, वो पहले अंग्रेजों के सहयोगी थे। जब उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया तो उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी। अंग्रेजों ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी क्योंकि वो उस समय अंग्रेजों का साथ देते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के जो प्रमुख जो कारण थे वो ये थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना, यानी जब युद्ध हुआ तो भारतीयों को कहा गया कि आप हमारा साथ दें तो हम आपके साथ ये कुछ भी जो वादे उन्होंने किए होंगे वो पूरे नहीं हुए। फिर रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए जो अभी हमने पढ़ा। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा घिनौना कार्य जो किया गया उसके भी वो भी एक असहयोग आंदोलन का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि और खिलाफत का प्रश्न, ये असहयोग आंदोलन को उभारने में प्रमुख कारण थे। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मतलब गांधी जी ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि हम ये असहयोग आंदोलन करने वाले हैं, तो इस प्रस्ताव को मान लिया गया। आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्वक चलाया जाना था। मतलब जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था इस आंदोलन का उद्देश्य था। अब आंदोलन के दो पक्ष थे, बहिष्कार का पक्ष और रचनात्मक पक्ष। बहिष्कार पक्ष का ये था कि सरकार सरकारी पद एवं उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग, बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार, कर न देने का निर्णय और विदेशी वस्तुओं एवं वस्तुओं का भी त्याग करना। फिर दूसरा पक्ष था रचनात्मक, इसमें राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, पंचायतों द्वारा विवादों का निर्णय, सत्य एवं अहिंसा पर बल, कताई बुनाई को बढ़ावा एवं चरखे को प्रोत्साहन और आंदोलन को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयं सेवकों को प्रोत्साहन, यानी इस आंदोलन में शामिल करना। असहयोग आंदोलन शीघ्र ही जनता का लोकप्रिय आंदोलन बन गया। लगभग 10,000 छात्रों ने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि संस्थाएं स्थापित हो गई, यानी विद्यापीठ बना लिए गए। संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन को सफलता भी मिल रही थी। बच्चे, युवा, वृद्धजन, मतलब बूढ़े एवं महिलाओं में अपार जोश था। मतलब इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई। वकालत छोड़ने वाले लोगों में पंडित मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख नेता थे जिन्होंने वकालत भी छोड़ दी। शराब की दुकानों पर धरने में महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया, यानी महिलाएं भी इस आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल हो गई। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान सरकार का दमन चक्र भी चलता रहा, यानी शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसके बाद भी सरकार इस आंदोलन को दमन पूर्वक रूप से दबाने पर वो थी, उग्र थी। गांधी जी के अतिरिक्त सभी प्रमुख जो कांग्रेसी नेता थे वो बंदी बना लिए गए। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय के पास एक अल्टीमेटम भेजा कि अगर बंदियों को तुरंत रिहा नहीं किया गया और दमन चक्र आपका जो चल रहा है वो बंद नहीं किया गया तो इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। किंतु इस बीच 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर
गुस्से से भरी हुई भीड़ ने एक थानेदार और 21 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके जीवित जला दिया। गांधी जी इस हिंसा की घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को, इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक, इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है किसी भी नागरिक द्वारा अपनी सरकार के कुछ कानूनों और आदेशों का पालन ना करने की प्रतिज्ञा। ठीक, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक को आंदोलन का आधार बनाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई, यानी नमक पर सबसे ज्यादा कर लगा दिया गया। निर्धन लोगों के लिए नमक को खरीदना भी कठिन हो गया। जो गरीब लोग थे वो नमक को खरीदने में भी असफल होने लगे। तो गांधी जी ने सरकार को एक 11 सूत्री मांगे लिखकर एक पत्र में भेजी और उसमें लिखा कि नमक के कर को कम किया जाए। जब इस मांग को नहीं माना गया तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ 78 यात्री, मतलब 78 लोग साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। 24 दिन की यात्रा में संपूर्ण जो रास्ता था, जिस जिस रास्ते से वो जाते थे, वो रास्ता गांधी जी के जयकारों से गूंजने लगता था। पार जनसमूह भी गांधी जी का स्वागत करता था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की प्रातः काल को गुजरात में दांडी समुद्र तट से नमक एकत्र कर गांधी जी ने इस कानून को तोड़ दिया, कानून को भंग कर दिया। साथ ही संपूर्ण भारत में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर नमक कानून को भंग किया गया। लोग इकट्ठे होकर नमक कानून को उन्होंने भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो इस प्रकार प्रारंभ हुआ, जिसमें शासन को कर न दिया जाना भी सम्मिलित था। मतलब सरकार को हम कोई कर नहीं देंगे, ये भी सब अवज्ञा में आंदोलन में शामिल था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले दौर में सारे देश में नमक कानून तोड़ने की घटनाएं हुई। नमक कानून तोड़ना सरकार के विरोध का प्रतीक भी बन गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जितना जोर पकड़ता जा रहा था, सरकारी जो दमन था, उनका सरकार का जो दमन चक्र था, उसमें भी तेजी से वृद्धि होती जा रही थी। लाठीचार्ज, गोली चलाने की कई अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कई लोग मारे गए। लगभग 1 लाख लोग जेलों में भी डाल दिए गए। बहुत सारे लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इस आंदोलन में प्रथम बार महिलाओं ने भी खुलकर भाग लिया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की असफलता और उसके फलस्वरूप निराशा ने एक बार फिर पूरे देश में एक कुंठा की स्थिति पैदा हो गई, मतलब लोग निराश हो गए। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा भी की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। आजादी और जनतंत्र की विजय के लिए फासिस्ट देशों तथा जापान के विरुद्ध लड़ रहे मित्र राष्ट्रों के लिए यह जरूरी था कि भारत को जल्दी से स्वाधीनता मिल जाए, मतलब भारत जल्दी से अब आजाद हो जाए। गांधी जी ने यहाँ पर एक नारा भी दिया, करो या मरो का नारा दिया, जो हर जगह सुनाई देने लगा, है ना। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें
देश की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने फिर एक बार उग्र रूप धारण कर लिया। गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए और सारे देश में गिरफ्तारियां बढ़ गईं। इसमें हजारों लोग घायल हुए बच्चों। अंततः आक्रोशित जनता ने भी हिंसा की। मतलब भीड़ इतनी आक्रोश में आ गई कि उन्होंने भी हिंसा की। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला किया, रेल की पटरियों को तोड़ा, पुल, टेलीफोन तथा तार की लाइनों को क्षति पहुंचाई। बलिया इस घटना से क्या हुआ, बलिया और सतारा जैसे कुछ स्थान जो थे अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गए, यानी अंग्रेजों की गुलामी से ये दो शहरों को आजाद कर दिया गया। मगर सरकारी जो दमन चक्र था उसकी उग्रता अपनी सीमाएं तोड़ चुकी थी। हवाई जहाज से बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गईं, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सभी बड़े नेता जो थे वो बंदी गृह में डाल दिए गए, यानी उनको बंदी बना लिया गया। जो बाहर थे, जो पकड़े नहीं गए, वो भूमिगत हो गए। सरकारी दमन चक्र के कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि जो सरकार की जो दमनकारी नीति थी वो बहुत ही कठोर हो गई थी। इसके बाद गांधी इरविन समझौता भी एक समझौता हुआ अंग्रेजों और गांधी जी के बीच में। ये क्या था, आंदोलन की उग्रता को रोकने के लिए 5 मई 1930 को गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया। मतलब गांधी जी को भी बंदी बनाया गया, मगर आंदोलन जारी रहा। सरकार ने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से मुक्त कर दिया और दोनों के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। समझौते के दौरान आंदोलन कुछ समय के लिए रोका गया। गांधी जी ने एक गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और सरकार ने जितने भी आंदोलनकारियों को जेल में डाला था उन्हें मुक्त कर दिया। गांधी जी सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। ब्रिटिश सरकार की हठधर्मी के कारण वहां पर कोई बात नहीं बनी और आज सम्मेलन असफल रहा और गांधी जी फिर भारत आ गए और उन्होंने पुनः आंदोलन सविज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि वहां पर कोई भी बात नहीं बनी, अंग्रेज अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। तो कैसे गठन हुआ, 1935 ईस्वी के एक्ट के अनुसार 1937 ईस्वी में प्रांतों में चुनाव कराए गए, मतलब राज्यों में चुनाव कराया गया। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली और उसने अपनी सरकार बनाई। ठीक। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जब हुआ तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हुआ। इसी के साथ भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया गया। ब्रिटेन द्वारा किसी कारण के बिना भारतीयों की सहमति लिए भारत को युद्ध में शामिल करने से कांग्रेस जो थी वो नाराज हो गई, यानी हमसे पूछा नहीं और हमें युद्ध में शामिल कर लिया। इस बात से जो कांग्रेस थी, जो एक राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो नाराज हो गई। विरोध स्वरूप कांग्रेस शासित 7 प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया कि हमसे जब पूछा ही नहीं जा रहा है, हमसे कोई किसी कार्य की सलाह नहीं ली जा रही है, तो हम अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देते हैं और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में अक्टूबर नवंबर 1939 में प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने जब त्याग पत्र दे दिया तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग
अंग्रेजों के समक्ष भी रखी, परंतु अंग्रेजों ने इस मांग की अवहेलना की, यानी ठुकरा दिया। भारतीयों की मांग की जगह लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव रखा, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में फिर से दोहराया गया कि युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। पाकिस्तान प्रस्ताव और लाहौर अधिवेशन 1940, 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। यानी ऐसी मांग की गई कि प्रदेश जो है वो आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार बनाया जाए कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुसंख्यक हो जाए। अभी अल्पसंख्यकों में माना जाता है ना, तो एक ऐसी जगह बना दी जाए जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक हो और वो बहुसंख्यक मानी जाए। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज जो थे भारत के सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग के लिए बेचैन थी। भारत की दक्षिणी पूर्वी सीमाओं पर जापानी खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर रंगून में स्थित इंडियन नेशनल आर्मी यानी बर्मा के रास्ते पर भारत जो था आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। इस परिस्थिति में इंग्लैंड में युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों के लिए वर्तमान में स्वशासन और भविष्य के लिए कुछ ठोस आश्वासन के साथ भारत भेजा गया। क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा भारत को युद्धो अपरांत यानी युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा दिया जाना था। एक संविधान सभा भी प्रस्तावित की गई, परंतु लगभग सभी दलों ने अलग अलग कारणों से इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया, यानी क्रिप्स मिशन को भी वापस भेजा गया, यानी हमें आपकी मांगे मंजूर नहीं है। फिर साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया। तो साइमन कमीशन क्या था? वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, यानी जो हमने सुधार किए हैं जब 10 वर्ष हो जाएंगे तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। और उन्होंने एक क्रिप्स साइमन कमीशन करके एक कमेटी बनाई। लेकिन नवंबर 1927 में एक आयोग की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके सभी 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि इसका प्रमुख कारण ये था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब जितने भी सदस्य बनाए गए वो 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। यानी जब हमारे लिए निर्णय है तो हम इसमें एक आध तो भारतीय होना चाहिए था, पर नहीं था। 7 सदस्य अंग्रेज थे और स्वशासन के संबंध में ये विदेशी निर्णय देने वाले थे, इसीलिए इस कमीशन का भारी विरोध किया गया। सन 1927 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, इस अधिवेशन में कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मतलब ये जो कमीशन आया है इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। कमीशन
3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। उस दिन सारे देश में हड़ताल मनाई गई। कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सारे देश में सभाएं बुलाई गई। मद्रास में, क्योंकि ये मद्रास से ही शुरू हुआ था, तो मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, लाठियां चलाई गईं। अनेक स्थानों पर लाठीचार्ज हुआ। कमीशन जहां भी गया उसका विरोध किया गया, उसका जबरदस्त विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। अंततः सारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा गूंजा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुलिस ने इतनी निर्दयता से पिटाई की, बहुत मारा, उनको इतना जख्मी कर दिया कि कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। साइमन कमीशन के विरुद्ध किए गए आंदोलन ने एक बार फिर से भारतीय जनता की एकता को और स्वतंत्रता प्राप्त करने के संकल्प को फिर से एक बार दृढ़ किया और व्यक्त किया कि भारत जो है अब वो स्वतंत्रता चाहता है और भारत को स्वतंत्र आपको करना ही होगा। फिर स्वराज दल की भी स्थापना हुई। स्वराज दल की स्थापना को असहयोग आंदोलन के स्थान की प्रतिक्रिया के रूप में हम समझ सकते हैं। गांधी जी ने चौरी चौरा जो हिंसात्मक कांड है, जो उसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि वहां पर जो भीड़ थी उसमें एक थानेदार और क्या 21 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके जिंदा जला दिया था। ये चौरा चौरी कांड है ना? तो इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। जबकि जनता में राष्ट्रीय चेतना उस समय बड़ी तेज थी, चरमोत्कर्ष पर थी, यानी बहुत ही उग्र थी। लोग आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और आजादी पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, जिस कारण कांग्रेस का एक वर्ग परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने की योजना का कार्य करने लगा। चितरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बने। स्वराज दल के प्रमुख जो उद्देश्य थे वो थे स्वराज प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना और चुनाव लड़कर काउंसिलों में प्रवेश करना। यानी हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी विधान काउंसिल होगी उसमें हम प्रवेश भी करेंगे। ये स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य थे। फिर स्वराज दल के कार्य एवं उपलब्धियां थी कि केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के सदस्यों विठल भाई, चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू एवं जो उनके अन्य सहयोगी थे ने स्वतंत्रता दल के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। सरकार द्वारा इन्हें ना माने जाने पर उनके कार्यों में कई अड़चने डाली। सन 1926 ईस्वी के पश्चात स्वराज दल का विघटन हो गया, यानी स्वराज दल जो था वो बट गया। फिर इसके बाद लाहौर अधिवेशन और स्वतंत्रता का प्रस्ताव हुआ। इसमें दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात के समय भारत के लिए पूर्ण प्रस्ताव, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को एक नवीन आंदोलन चलाने के लिए समस्त अधिकार इसमें दे दिए गए। मतलब गांधी जी को यहाँ पर कहा गया कि भाई आप कोई भी आंदोलन चला सकते हैं और भारत को स्वतंत्र हमको कराना ही है, चाहे जो हो, जैसे भी हो। फिर भारत का विभाजन और उसकी स्वतंत्रता, भारत को अंततः स्वतंत्रता कैसे मिली।
और विभाजन कैसे हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बच्चों 1946 ईस्वी में घोषणा की कि वह भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहती है। मतलब वो इतना जितने भी उन्होंने दमन किए, आंदोलन को दबाने के लिए जितने प्रयास किए, वो हर प्रयास में असफल रही। हमारी एकता और हमारी स्वराज्य प्राप्त करने की जो अंदर की इच्छा थी, उसको वो दबा नहीं पाए और अंततः 1946 में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अपना शासन भारत से समाप्त करना चाहते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, वह सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा को बुलाने का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार में आरंभ में मुस्लिम लीग भी शामिल हुए, सम्मिलित नहीं हुई। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो आरंभ में शामिल नहीं हुई, कुछ समय बाद वह सरकार में शामिल हो गई। यानी पहले मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो शामिल नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद वो इस संविधान की जो सम्मिलित जो पार्टी बनी थी उसमें आसानी से शामिल हो गई और संविधान सभा ने दिसंबर 1946 ईस्वी में अपना काम शुरू किया, परंतु मुस्लिम लीग ने उसमें फिर से भाग लेने से इनकार कर दिया। 20 फरवरी 1947 को सरकार ने नीति संबंधी अपनी महत्वपूर्ण घोषणा की और लॉर्ड माउंटेन बटेन को भारत का नया वायसराय बनाया गया, जिन्होंने बच्चों आगे चलकर अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को विभाजन की स्वीकृति मिल गई। यानी भारत को दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। माउंटबेटन योजना में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में को भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। बच्चों 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ और देश भारत तथा पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभक्त हो गया, बट गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। तो बच्चों ये पाठ आज हमारा यही समाप्त होता है। इस पाठ में हमने बहुत रोचक आंदोलन पढ़े जिन्होंने जो गांधी जी ने चलाए और किस प्रकार भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार हुए और उसके बावजूद भी हमने अपने भारत को स्वतंत्र किया, आजादी पाई और हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। तो ये पाठ आज यही समाप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, सही विकल्प है, कुछ खाली स्थान है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सही विकल्प है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 8 मार्च 1919 को ये पारित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो जनरल हुड है। फिर है गोपाल स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराज दल के अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह आंदोलन हुआ। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। 6 अप्रैल 1919 का दिन बच्चों खाली स्थान के रूप में मनाया गया, तो इसमें आएगा कि राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। साइमन कमीशन सन खालिस्तान में भारत आया, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने खालिस्तान यात्रा की, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की। सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन खालिस्तान में हुआ, तो ये अधिवेशन लाहौर में हुआ।
फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। स्वराज्य दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो स्वराज दल के प्रमुख नेता पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विठल भाई थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ। तो उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और फिर प्रयोजनाकारी भी है। तो ये आगे के प्रश्नों को आपको हल करना है और ध्यान से पढ़ना है। और आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद और सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार।